हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर समतल तरंग का परावर्तन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग उन्हीं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर समतल तरंग का अपवर्तन पढ़ेंगे। लेक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि z एक पृष्ठ है जो माध्यम 1 को माध्यम 2 से अलग करता है। ये हमारा z क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। यह माध्यम 1 को माध्यम 2 से अलग करता है। मान लेते हैं कि माध्यम 1 हमारा रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है, और माध्यम 2 हमारा सघन माध्यम है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि AB एक समतल तरंगाग्र है जो इस अपवर्तक पृष्ठ z पर आपतित होती है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस तरंगाग्र के दोनों किनारों पर एक किरण बनाए हैं PA और QB। ठीक है, ये किरणों के माध्यम से हम तरंगाग्र को इस समतल पृष्ठ z पर आपतित करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो तरंगाग्र का इंड B है, B इंड पर जो पार्टिकल्स यहाँ पर हैं वो पहले आकर इस z पर आपतित होते हैं, तो इन पार्टिकल्स का अपवर्तन भी पहले होगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे हमने परावर्तन की घटना में पढ़ा था कि यहाँ पर जो पार्टिकल है अब क्या करेगा, वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो द्वितीयक तरंगिकाएं अब इस मीडियम से इस वाले मीडियम में जा रही हैं। ठीक है, अगर वो द्वितीयक तरंगिकाएं उसी माध्यम में चलती तो वो इस माध्यम में जो चाल थी तरंग की, उसी तरंग की चाल से वो उसी माध्यम में चलती, लेकिन यहाँ माध्यम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये किसी अन्य वेग से इस दूसरे वाले माध्यम में अब ट्रेवल करेंगी। तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकली, यहाँ का पार्टिकल द्वितीयक तरंगिका निकाला है और वो तरंगिकाएं दूसरे माध्यम में अब आगे बढ़ेंगी। इसी तरह से इस तरंगाग्र पर स्थित जितने भी पार्टिकल हैं वो सभी इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होंगी और वहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकालेंगी। तो यहाँ जो पहले तरंगिका पहले निकली है, यानी कि यहाँ का पार्टिकल जो पहले तरंगिका निकाला है द्वितीयक, वो आगे बढ़ जाएगा और ये चूंकि बाद में आके आपतित हो रही हैं तो यहाँ से जो तरंगिकाएं निकलेंगी वो इसकी अपेक्षा पीछे रह जाएंगी। ठीक है, तो हम पहले इस किरण जो है किरण QB, इस किरण को हम अपवर्तित करवाते हैं इस अपवर्तक पृष्ठ से। तो हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा होगा। प्रकाश के अपवर्तन में क्या है कि कोई किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक अभिलंब खींच लें। तो चलिए इस बिंदु B से होकर जाने वाला और अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत हम लोग अभिलंब खींच लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा अभिलंब है। इस अभिलंब को हम कोई नाम दे दें। ये अभिलंब हमारा N1 N2 है। ठीक है, अब ये किरण QB जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ ये झुक जाएगी। ठीक है, तो हमने इस किरण को अभिलंब की तरफ झुका दिया इस तरह से। अब देखिए ये किरण ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसके बाद इस तरंगाग्र पर जितने भी पार्टिकल हैं सब इस पर आकर इंसिडेंट होंगे और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। ठीक, तो
ये जो लास्ट वाला पार्टिकल यहाँ का होगा, यानी कि तरंगाग्र के एक किनारे पर जो पार्टिकल होगा ये सबसे लास्ट में जाके यहाँ पर इंसिडेंट होगा। मान लेते हैं कि जिस क्षण ये पार्टिकल यानी कि इंड बी का पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक करता है उस समय हमारा 0 रहता है, और उस समय इसका किनारा दूसरा वाला जो इंड है वो यहाँ पर है। इस समय से t समय पश्चात मान लेते हैं कि ये यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, ये यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँच जाता है, तो इसकी पोजीशन को हम A' से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा हुआ है, ये समय लगा हुआ है। और ये पहले वाले माध्यम में हम मानते हैं कि जो तरंग की चाल है वो v1 है, और दूसरे वाले माध्यम में तरंग की चाल क्या है, v2 है। ठीक है, चूंकि माध्यम अलग अलग हैं तो उनकी चाल भी अलग अलग होगी। अब अगर इस पार्टिकल को यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचने में t समय लगा और इसकी वेलोसिटी v1 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी v1t। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय से ये दूरी हो जाएगी v1t। अब इस t समय में जो ये पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया है, तो जो यहाँ का पार्टिकल होगा वो भी कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा। तो हम क्या करेंगे, समय तो हमें पता है कि कितना समय ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ले रहा है, वही समय लेके हम यहाँ पर जो चाल v2 है उस समय में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पार्टिकल द्वारा यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी, v2t। ठीक, v2t दूरी लेकर हम b को सेंटर मानकर यहाँ पर एक अर्धगोला बनाएंगे या एक चाप लगाएंगे। तो हम यहाँ पर एक चाप लगाते हैं, b को सेंटर मानकर मान लेते हैं ये चाप ये है। ठीक है, ये चाप ये है। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी v2t, ये दूरी हो जाएगी v2t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर हम क्या करें कि अभिलंब डाल दें। यहाँ से इस बिंदु पर मान लेते हैं ये चाप इस रेखा को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट है b'। अब हम क्या करेंगे, a' से b' पर नॉर्मल खींचेंगे। ठीक है, a' से b' पर नॉर्मल खींचेंगे, सॉरी टेंजेंट खींचेंगे। ये हमारा टेंजेंट है, स्पर्शी है, ये a' से b' पर खींचा गया स्पर्शी है। ठीक है, अब देखिए ये जो a' b' है ये अपवर्तित तरंगाग्र है। ठीक, AB क्या है, AB ये आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है, और ये क्या है, ये अपवर्तित तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र है। ठीक, अब देखिए इस तरंगाग्र का अपवर्तन हमने यहाँ पर करवा दिया है। ठीक, अब जब आप लोग रे ऑप्टिक्स में अपवर्तन पढ़े होंगे तो अपवर्तन के दो नियम पढ़े होंगे, एक पहला स्नेल का नियम है और एक दूसरा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस फिगर की ज्योमेट्री से अब हमें ये सिद्ध करना है अपवर्तन का दोनों नियम। ठीक, तो चलिए अब उस नियम को हम पहला नियम किसका नियम है, स्नेल का नियम। तो पहले नियम को हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। यहाँ देखिए ये आपतित किरण है और ये क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम आपतन कोण कहेंगे, यानी कि इसको हम फाई से इंडिकेट करेंगे। ठीक, ऐसे यहाँ पर देखिए ये अपवर्तित तरंगाग्र है, इस बिंदु पर भी हम क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे, इस बिंदु पर भी हम अभिलंब खींचेंगे, तो ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। यहाँ पर अभिलंब को हमने n1 n2 से इंडिकेट किया है, तो यहाँ पर अभिलंब को हम n1 डैश और n2 डैश से इंडिकेट करेंगे। तो जैसे इस किरण का यहाँ पर अपवर्तन हुआ है ऐसे इस किरण का भी यहाँ पर अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब ये तरंग जो है वो इस दिशा में ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी तरंगा। ठीक,
यहाँ से देखिए, अब ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है? अपवर्तन कोण आर होता है। ठीक है, ये आपतन कोण आई हो गया, ये अपवर्तन कोण आर हो गया। ठीक, अब देखिए ये तरंगाग्र है और ये किरण है। किरण और तरंगाग्र के बीच हमेशा कोण कितना बनता है? 90 अंश बनता है। ये हमने परावर्तन की घटना में भी बताया था। अब ये पूरा एंगल 90 अंश है और इसमें से ये इतना आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये अभिलंब है और ये अपवर्तक पृष्ठ है। तो अभिलंब किस पर खींचा जाता है? अपवर्तक पृष्ठ पर ही खींचा जाता है। तो ये अभिलंब और अपवर्तक पृष्ठ के बीच का एंगल कुल कितना हो गया? 90 अंश। ठीक है, और इस 90 अंश में से ये एंगल हमारा कितना है? 90 माइनस आई। ठीक है, जब ये 90 माइनस आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आई। कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। चलिए इधर आते हैं। यहाँ देखिए ये अपवर्तित किरण है और ये अपवर्तित तरंगाग्र है। तो जैसे आपतित किरण और आपतित तरंगाग्र के बीच कुल कोण कितना था? 90 अंश था। ऐसे अपवर्तित तरंगाग्र और अपवर्तित किरण के बीच का भी कोण कितना होगा? 90 अंश ही होगा। तो यहाँ पर देखिए उस 90 अंश में से ये यहाँ ये पूरा जो कोण है ये 90 अंश है और उसमें से इतना कोण कितना है? आर है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस आर। ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ हमने किया था जैसे यहाँ भी ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये क्या है? अभिलंब है। तो इनके बीच जो ये वाला कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। और उस 90 में से ये कितना है? 90 माइनस आर है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। चलिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज हमें मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये देखिए अपवर्तित किरण है, अपवर्तित तरंगाग्र है। इसके बीच का भी जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लोग एक एक समकोण त्रिभुज लेके, और चूंकि स्नेल का नियम क्या है कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1/2 या इक्वल टू अपवर्तनांक होता है, नियत होता है। तो यहाँ पर हम पहले ये त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज हमारा कौन सा है? ये ले लें BAA'। ठीक है, BAA'। तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज BAA' में, BAA' में हमें क्या करना है? साइन आई निकालना है। तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई इक्वल टू क्या होगा? इस त्रिभुज में देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो एंगल कहाँ बन रहा है? ये एंगल है। ठीक है, ये यहाँ पर एंगल है और एंगल के सामने जो कोण बनता है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होगी। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? ये लंब होगी। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा? A' और इसकी वैल्यू कितनी है? तो V1t। वैल्यू कितनी है? V1t, लंब बटे कर्ण। और ये क्या है? ये यहाँ पर कर्ण है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? कर्ण है, मतलब BA'। ठीक, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से अब हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम साइन आर, इसमें कोण क्या है? आर है। तो साइन आर की वैल्यू निकालें, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज क्या है?
बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश में साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आर इक्वल टू, यहाँ देखिए ये कोण है, ये कोण के सामने वाली भुजा है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी कि ये यहाँ पर लंब है। लंब क्या है, बी डैश, और इसकी वैल्यू कितनी है, V2t, इसकी वैल्यू है V2t अपान, यहाँ भी जो कर्ण है वो क्या है, BA डैश है, कर्ण यहाँ पर भी BA डैश है, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा सेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन आई और साइन आर का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में दूसरे वाले इक्वेशन से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 भागे 2, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए। चलिए भाग देते हैं, तो ये होगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1t अपान क्या, BA डैश अपान, यहाँ पर क्या है, V2t अपान BA डैश। देखिए दोनों में ही BA डैश है तो कैंसिल हो जाएगा, और दोनों में ही t है तो ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू V1 अपान V2, और ये है क्या, ये है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर पहले माध्यम में जो चाल होगी वो भी कांस्टेंट होगी, दूसरे माध्यम में भी चाल क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। तो दो कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये है क्या, स्नेल का पहला नियम, ठीक, या अपवर्तन का पहला नियम है। तो अपवर्तन का पहला नियम हम लोगों ने प्रूव कर लिया। चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं। अब दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये अपवर्तक पृष्ठ है Z डैश, वो किस तरह से है, वो ऐसे है। ठीक है, ये कैसे है, इस तरह से है, यानी कि जो हमारा ये बोर्ड है उस बोर्ड के लंबवत है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो यहाँ पर हम कहें कि जो हमारा Z डैश है ये है क्या, अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, और ये कैसा है, बोर्ड के लंबवत है। ठीक है, ये हमारा बोर्ड है और इस तरह से अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक, और ये जो तरंगाग्र AB है, ये तरंगाग्र ऐसे अपवर्तक पृष्ठ है और ऐसे आके ये तरंगाग्र इस पर इंसिडेंट हो रहा है, आपतित हो रहा है। ठीक है, तो ये जो तरंगाग्र है ये भी देखिए इस तरह से आ रहा है, तो ये भी बोर्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है। AB ये है क्या, आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है। ऐसे हम यहाँ पर देखें A डैश B डैश, A डैश B डैश, तो ये क्या है, ये अपवर्तित तरंगाग्र है। अपवर्तित तरंगाग्र, और ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही तरंगाग्र क्या हैं, ये परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर इस तरह से हम लिख लें कि बोर्ड के लंबवत हैं, ऐसे लिखते हैं, बोर्ड के लंबवत। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड। ठीक, अब देखिए जो अपवर्तक पृष्ठ है Z डैश, ठीक है, इस पर जो ये रे है
इस अपवर्तक पृष्ठ हमारा ऐसे है और इस पर इस तरह से अभिलंब खींचा गया है, इस पर इस तरह से अभिलंब खींचा गया है। ठीक है, तो अभिलंब यहाँ भी खींचा गया, यहाँ भी खींचा गया, यानी कि ये हमारा है n1 n2 और अभिलंब क्या है n1 डैश n2 डैश। ठीक है, ये दोनों देखिए जो अभिलंब है वो z डैश की क्या है, परपेंडिकुलर है, z डैश के परपेंडिकुलर है। ठीक, और ए बी देखिए ये जो तरंगाग्र है, ठीक, ये जो तरंगाग्र है ए बी, इस तरंगाग्र से जो ये किरण है क्यू बी, ये किरण जो है क्यू बी, तरंगाग्र आपका ऐसे चल रहा है और किरण क्या है ऐसे है। ठीक है, तो ये तरंगाग्र का प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में ये किरण है क्यू बी, यानी कि क्यू बी जो है ये तरंगाग्र ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्यू बी जो है तरंगाग्र ए बी के परपेंडिकुलर है। ऐसे यहाँ पर देखिए ये तरंगाग्र है, इस तरह से जा रहा है आगे और ये जो किरण है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर हम आर लिख दें तो ये ए डैश आर ये परपेंडिकुलर किसके हैं, ए डैश बी डैश के हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए कि ये तीनों इस बोर्ड के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये तीनों इस बोर्ड के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि आप कॉपी में बनाएंगे तो आपके कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये जो तीनों हैं वह इन तीनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे ये तीनों बोर्ड के परपेंडिकुलर हैं, बोर्ड के इस तरह से परपेंडिकुलर हैं, इस वाले तल में हैं, और ये जो तीनों किरण हैं वो इस तल में है, वो इस तल में है, यानी कि किसके तल में है, बोर्ड के तल में है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, एक ही तल में हुए ना, ये तीनों बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये तीनों एक ही तल में, वो तल आपका ये होगा और ठीक इसके परपेंडिकुलर ये तीनों हैं, यानी कि वो इस वाले तल में है। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना था कि ये जो तीनों हैं वो एक ही तल में। ठीक, तो यहाँ से स्नेल का हमने पहला नियम, स्नेल का नियम सिद्ध कर लिया, और यहाँ से ये सिद्ध कर लिया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में। ठीक है, चाहे यहाँ हम तरंगाग्र को लेकर कहें तो ये तरंगाग्र से संबंधित जो तीन बिंदु हैं, अपवर्तक पृष्ठ, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, ये तीनों एक ही तल में हैं, या किरण की बात करें तो ये तीनों किरण भी एक ही तल में। ठीक है, ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो ये पूरा हो गया कि किस तरह से हमारा जो तरंग है वो अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।